नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 के तरफ से है। अभी रिसेंटली HAL की तरफ से बात बताया गया है कि 2026 तक तेजस MK2 की डेवलपमेंटल टेस्ट को शुरू किया जाने वाला है। अभी HAL की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ तेजस MK2 और एमका में इस्तेमाल होने वाली 99 इंजन के लिए भी डील को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको भारत में ही TOD के साथ बनाया जाने वाला है और इसको लेकर डील इसी साल के अंत तक ही साइन करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही HAL की तरफ से तेजस MK2 की प्रोटोटाइप्स में इस्तेमाल करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक से F414 INS6 इंजन की 8 यूनिट्स को डायरेक्टली खरीद लिया गया था और इनको अभी तेजस MK2 की अलग अलग प्रोटोटाइप में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। लेकिन अभी HAL की तरफ से फैसला किया जा रहा है कि वो अभी 12 से 20 और जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 इंजन को डायरेक्टली US से खरीदने वाले हैं। इसके पीछे HAL का कहना है कि प्लान के मुताबिक 2026 तक तेजस MK2 की डेवलपमेंटल टेस्ट शुरू होने वाला है और ऐसे में अगर हमारे पास रिजर्व में इंजन नहीं रहेंगे तो टेस्टिंग के समय अगर कोई इंजन खराब हो जाता है और उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो इसके टेस्टिंग प्रोसेस और डेवलपमेंट प्रोसेस दोनों डिले हो सकते हैं, क्योंकि भारत में जिन जनरल इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन को बनाया जाने वाला है उसमें अभी काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि इनको TOD के साथ जब भारत में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जाएगा तो सभी चीजें लोकलाइज करने में काफी समय लगने वाला है, जिस वजह से HAL अभी पहले से ही 12 से 20 एडिशनल जनरल इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन को एक्वायर करने वाले, जिनको रिजर्व में रखा जाने वाला है। और जरूरत पड़ने पर अगर जनरल इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन डिलीवरी में डिले होता है तो रिजर्व इंजन का इस्तेमाल करके तेजस MK2 की इनिशियल बैच को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि हमें कम से कम 1 से 1.5 साल तक प्रोडक्शन को सस्टेन करने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट ड्रोन्स और UAVs को लेकर, और अभी हम इंडियन मिलिट्री की तरफ से एक्वायर किए जाने वाले कुछ UAVs के बारे में बात करने वाले। तो फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी हमारी तीनों सर्विस में लगभग 76 मेल UAV को इंडक्ट करने का फैसला किया गया था। इस टेंडर के अंदर अभी रशिया की तरफ से भी पार्टिसिपेट करने का ऑफर दिया जा रहा है और इसमें रशिया की तरफ से अभी अपनी ओरियन UAV को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें रशिया की तरफ से भी अपनी ओरियन UAV को भारत की किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। और इसमें रशिया भारत की मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर इन ड्रोन्स को भारत में बनाने का ऑफर भी दे रहा है, जिसमें 80% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ओरियन की बात करें तो ये बहुत सर्वेलेंस और स्ट्राइक रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको बहुत आर्म्ड और अनार्म्ड मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी खास बात ये भी है कि इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसको दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 1150 kg है और इसमें हम 250 kg तक की पेलोड को कैरी कर सकते हैं। इसके सेंटर पायलन में हम 100 kg तक की बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं और बाकी हार्ड पॉइंट्स में 6 20 kg क्लास की बॉम्ब्स को या 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को या 3 50 kg क्लास की बॉम्ब्स को या फिर 2 50 kg स्टैंडर्ड की बॉम्ब्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और बाकी इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिस हिसाब से इसमें एमुनिशन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। रशिया का कहना है कि अगर इसको इंडियन मिलिट्री में भी इंडक्ट किया जाता है तो ये भारत की रिक्वायरमेंट को आगे चल के पूरा करने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। अब जब से ड्रोन डिफेंस सेक्टर में एंटर हुआ है तब से कन्वेंशनल वॉरफेयर से इनको डिस्ट्रॉय करना काफ़ी मुश्किल माना जा रहा था और ऊपर से इनको काउंटर करने के लिए जो तरीके थे या एंटी ड्रोन सिस्टम थे वो काफ़ी महंगे पड़ रहे थे। लेकिन अभी जैसे जैसे ड्रोन वॉरफेयर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसको काउंटर करने की तरीके भी सामने आने लगे या इसको लेकर जुगाड़ सामने आ रहे हैं। खास करके रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के दौरान देखा गया कि रशियन सोल्जर्स बहुत ही आसानी के साथ शॉटगन की मदद से ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी सेम अप्रोच को अपनाया गया था, जो कि स्मॉल साइज के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी सभी वॉरशिप्स को सुरक्षित करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन को निकाला गया है, जिसमें नेवी की तरफ से अभी एक स्पेशल एमुनिशन को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का फैसला किया गया है, जिसको कुछ महीने पहले ही DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है। ये एक हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड एमुनिशन है जो कि AK-630 गन से फायर किया जा सकता है और अभी हमारी नेवी की लगभग सभी एग्जिस्टिंग वेसल्स में AK-630 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है और ये काफ़ी हाई रेट ऑफ फायर को प्रोवाइड करते हैं।
अब इन गन्स को शिप्स की एग्जिस्टिंग फायर कंट्रोल रडार से कंट्रोल किया जा सकता है और उसके साथ अगर इसमें हम स्पेशल एमुनिशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये ड्रोन तो क्या स्वार्म ड्रोन को भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाला है, क्योंकि जब इस एमुनिशन को फायर किया जाएगा तो ये टारगेट के करीब जाने पर ब्रस्ट कर जाएगा और एक ही एमुनिशन से लगभग 600 के आसपास छोटे छोटे स्प्लिंटर निकलेंगे जो कि एक बार में कई ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये बाकी किसी भी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल या क्रूज मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज करने में काफी इफेक्टिव होने की बात DRDO की तरफ से किया गया है। अगला अपडेट इंडियन एमुनिशन की तरफ से। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा इंडियन मेड एमुनिशन का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, जिसका हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पर काफ़ी पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। रिसेंटली आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले ही भारत की तरफ से चेक रिपब्लिक को 50,000 के आसपास हाई एक्सप्लोजिव टैंक एमुनिशन और 80,000 के आसपास मोटार सेल को डिलीवर किया गया था और बाद में सेम एमुनिशन यूक्रेन में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ा था, जिससे ये बात साफ हो गया था कि जिस भी यूरोपियन कंट्री की तरफ से भी इंडियन मेड एमुनिशन को इंपोर्ट किया जा रहा है उसके तुरंत बाद ही वो इसको डायरेक्टली यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं और अपनी एमुनिशन स्टॉक पाइल को डिप्लीट ना करके इंडियन मेड एमुनिशन को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहे हैं। अभी पता चला कि चेक रिपब्लिक की तरफ से अभी फिर से भारत से एमुनिशन को ऑर्डर करने का फैसला किया जा रहा है, जिससे साफ है कि एमुनिशन जो है वो खरीद रहे हैं वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चेक रिपब्लिक अभी कोई भी जंग नहीं लड़ रहा है तो उनको इतने कम समय के अंदर इतने सारे एमुनिशन की क्यों जरूरत पड़ रही। अब मजे की बात यह है कि अभी चेक रिपब्लिक जो एमुनिशन खरीदने वाला है उसके लिए चेक रिपब्लिक खुद पैसा नहीं देने वाला है, बल्कि इसके लिए इनडायरेक्टली रशिया पेमेंट करने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि रशिया भले ही अपने दुश्मन देश यूक्रेन को एमुनिशन को सप्लाई करने के लिए फंडिंग क्यों करेगा, तो ऐसा है कि अभी जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया था तो उसके बाद यूरोप में रशिया के जितने भी एसेट्स थे या बैंक अकाउंट्स थे उन सभी को फ्रीज कर दिया गया था और उनको सीज कर दिया गया था और अभी सेम पैसे को यूक्रेन को एमुनिशन को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसेंटली चेक रिपब्लिक की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि रशियन एसेट्स को बेचकर उनको पैसा दिया जाए, जिससे वो भारत से एमुनिशन को खरीदने की प्लानिंग करें और उसके बाद में वो इसको यूक्रेन को डिलीवर कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं ग्लोबल डिफेंस मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि किस तरीके से हम रशिया के खिलाफ एमुनिशन को सप्लाई करें और खुद रशिया अपने ही खिलाफ एमुनिशन को खरीदने के लिए फंडिंग कर रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।